बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कैटरेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे और स्पेशली सेनाइल कैटरेक्ट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि सेनाइल कैटरेक्ट क्या होता है। देखिए बेसिकली कैटरेक्ट का टॉपिक जो है वो बड़ा ही इजी है और बड़ा ही आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स ना होने की वजह से स्टूडेंट्स को ये बहुत मुश्किल लग रहा होता है। और आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि कैटरेक्ट की जो पैथोजेनेसिस है उसके कंसेप्ट्स क्लियर करें। अगर उसकी कंसेप्ट क्लियर हो गए तो हमें ऑटोमेटिकली उसके साइन भी समझ में आ जाएंगे और उसके सिम्टम्स भी उसके साथ ही समझ में आ जाएंगे। तो चलें स्टार्ट कर दें। हमारा टॉपिक है आज का सेनाइल कैटरेक्ट। सेनाइल कैटरेक्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि सेनाइल कैटरेक्ट जो है वो ओल्ड एज के अंदर होता है। जो पेशेंट्स ओल्ड होते हैं, सेनाइल एक्चुअली ख़ुद ये वर्ड शो कर रहा है ओल्ड एज। जो ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं, स्पेशली जो 50 ईयर्स से अबव के पेशेंट होते हैं, उनमें ये कॉमन होता है। सो अबव 50 ईयर्स जो है ये कैटरेक्ट कॉमन होता है। और जो 70 ईयर्स के ऊपर जो पेशेंट हो जाते हैं, अबव 70, तो 90% ऐसे पेशेंट हो जाते हैं जिनमें ये कैटरेक्ट जो है वो होता है, सेनाइल कैटरेक्ट। और जितने भी कैटरेक्ट के कॉजेज़ हैं, जितनी भी कैटरेक्ट की टाइप्स हैं, उनमें जो सबसे कॉमन टाइप है वो सेनाइल कैटरेक्ट है। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैटरेक्ट। अब आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ कि सेनाइल कैटरेक्ट की कितनी टाइप्स होती हैं। सो बेसिकली सेनाइल कैटरेक्ट को हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। जो इसकी पहली टाइप है उसे हम कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है, कॉर्टिकल कैटरेक्ट। कॉर्टिकल कैटरेक्ट। सेकंड टाइप है इसकी पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। जो कॉर्टिकल कैटरेक्ट है उसे हम क्यूनिफॉर्म कैटरेक्ट भी कहते हैं, क्यूनिफॉर्म कैटरेक्ट। और जो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर है इसे हम क्यूपिलिफॉर्म कैटरेक्ट भी कहते हैं, क्यूपिलिफॉर्म कैटरेक्ट। अब जो तीसरी टाइप है कैटरेक्ट की वो है न्यूक्लियर टाइप, न्यूक्लियर कैटरेक्ट। तो सेनाइल कैटरेक्ट में सबसे मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी होगी? कॉर्टिकल कैटरेक्ट। सबसे जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है कॉर्टिकल कैटरेक्ट, जो कि 70% होता है। और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है वो है न्यूक्लियर कैटरेक्ट, जो कि 25% होता है। और उसके बाद देन 5% रिमेनिंग जो है वो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट होता है। तो सेनाइल कैटरेक्ट की जो मोस्ट कॉमन टाइप है ये आपको याद रखना है कि वो कॉर्टिकल कैटरेक्ट है। अब हम कॉर्टिकल कैटरेक्ट की इन डिटेल हम इसको समझते हैं कि कॉर्टिकल कैटरेक्ट की पैथोजेनेसिस क्या होती है। तो पहले हम यहाँ पर एक लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। रेड यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पर। लेंस कॉर्टिकल कैटरेक्ट को हम समझते हैं। दिस इज़ दी लेंस, जो कि हमने पहली वीडियो के अंदर भी इसका इंट्रो दिया था, उसमें सारे हमने इसके स्ट्रक्चर बताए थे। तो दोबारा मैं यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर नहीं बताऊँगा। ये न्यूक्लियस है, आपको पता है, और ये हमारे यहाँ पर कॉर्टिकल फाइबर्स हैं। दीज आर दी कॉर्टिकल फाइबर्स, जो कि पेरिफेरी के अंदर मौजूद हैं, और सेंट्रल में न्यूक्लियस है। अब देखें, जो कॉर्टिकल कैटरेक्ट है, आपको ये बात याद रखनी है कि चूँकि ये कॉर्टिकल कैटरेक्ट कॉर्टिकल फाइबर्स के अंदर होता है, तो ये पेरिफेरी टू सेंटर जाता है। ये जाता है पेरिफेरी टू सेंटर। डेफिनेटली पहले ये पेरिफेरी के अंदर शुरू होगा और फिर ये पेरिफेरी से सेंटर की तरफ आएगा। तो अब आप मुझे बताएं कि पेरिफेरी में कौन से रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं, रॉड ज़्यादा होते हैं या कौन ज़्यादा होते हैं? ऑब्वियसली पेरिफेरी के अंदर रॉड्स की तादाद ज़्यादा होती है। तो डेफिनेटली जब रॉड ज़्यादा होंगे तो रॉड्स का काम होता है डार्क एडाप्टेशन या फिर डिम लाइट विज़न, रॉड्स का काम होता है। तो इसलिए पहले कॉर्टिकल कैटरेक्ट में डिम लाइट विज़न अफेक्ट होगा, पहले वो असरअंदाज होगा, और फिर उसके बाद ब्राइट लाइट विज़न असरअंदाज होगा। जब सेंटर में कैटरेक्ट जो है वो जितना मूव करेगा उतना ही ब्राइट लाइट का विज़न असरअंदाज होगा, लेकिन पहले जो है वो डिम लाइट विज़न अफेक्टेड होगा, क्योंकि ये पेरिफेरी से सेंटर मूव करता है और पेरिफेरी में ज़्यादा रॉड्स मौजूद होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब सेनाइल कैटरेक्ट, हम कॉर्टिकल कैटरेक्ट की बात कर रहे थे। अब एक ओवरऑल हम देखते हैं कि जो सेनाइल कैटरेक्ट है
या फिर कॉर्टिकल कैटरेक्ट उसकी टाइप है। स्पेशली इसके अंदर मैं आपको जो मैकेनिज़्म बताऊंगा वो कॉर्टिकल कैटरेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, हमने पहली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि एक पंप काम कर रहा होता है यहाँ पर, जो कि लेंस की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है। उसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो कि लेंस की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है। अब जैसे ही एजिंग होती है, जैसे ही बंदा ओल्ड होता है, तो ओल्ड एज के अंदर डिक्रीज़ एक्टिविटी हो जाती है सोडियम पोटेशियम पंप की। देखिए, सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या है कि ये सोडियम को मूव कराता है लेंस से बाहर, ये बाहर मूव कराता है। अब जब सोडियम मूव होता है तो डेफ़िनेटली इसके साथ वाटर भी इसके साथ मूव हो जाता है बाहर, तो ना सोडियम एक्यूमुलेट होता है यहाँ पर और ना ही वाटर एक्यूमुलेट होता है। लेकिन जब एजिंग का प्रोसेस होता है ओल्ड एज में, जब एजिंग होगी तो इसकी एक्टिविटी सोडियम पोटेशियम पंप की ये डिक्रीज़ हो जाएगी। और इसकी एक्टिविटी जब डिक्रीज़ होगी तो अल्टीमेटली सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा और सोडियम अंदर ही रहेगा, और ये वाटर को भी अपने साथ अंदर लेके चले जाएगा, वाटर भी बाहर नहीं आ सकेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, ओवर हाइड्रेशन हो जाएगी। ओवर हाइड्रेशन, वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ओवर हाइड्रेशन हो जाएगी, तो अल्टीमेटली लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है जो कि मेंटेन हो रही थी इस पंप की वजह से वो डिक्रीज़ हो जाएगी। डिक्रीज़ इन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस, और अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज़ होगी तो ओपेसिफिकेशन होगी, और ओपेसिफिकेशन की वजह से कैटरेक्ट डेवलप होगा। तो आई होप आपको ये सीक्वेंस जो है वो समझ में आया होगा। अब इसकी ये तो इसकी एक पैथोजेनेसिस का पार्ट था। अब हम इसकी स्टेजेस की तरफ चलते हैं कि इसके स्टेजेस जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेज है इसमें, सबसे जो पहला स्टेज है वो होता है इसमें लैमेलर सेपरेशन। लैमेलर सेपरेशन जो कि कॉर्टिकल कैटरेक्ट की पैथोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप है, लैमेलर सेपरेशन। अब देखिए, ये नाम खुद ही शो कर रहा है कि लैमेलर सेपरेशन क्या होती है। लैमेलर सेपरेशन क्या होती है, अब हम फिर आपको एक जो है वो एक लेंस बनाता हूँ मैं यहाँ पर छोटा सा। ये जो है वो लेंस है, दिस इज़ द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर सेपरेशन हो जाती है फाइबर्स की। जो फाइबर्स पहले कॉम्पैक्ट हुए हुए थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, वो थोड़े से अलग हो जाते हैं, वो थोड़े से लूज़ हो जाते हैं। और उसके होने की वजह क्या होती है, उसके होने की वजह होती है ओवर हाइड्रेशन। जब पानी ज़्यादा आएगा कॉर्टेक्स के अंदर, कॉर्टिकल फाइबर्स के अंदर, तो ये स्पेस क्रिएट कर देगा फाइबर्स के दरमियान, स्पेस पैदा हो जाएगी। यहाँ पर मैं इरेक्ट एक लेंस बनाता हूँ क्योंकि मुझे आपको एक चीज़ समझानी है यहाँ पर। अब जब फाइबर्स के दरमियान सेपरेशन हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, देखें, जब लाइट रेज़ यहाँ से पास होगी, लाइट रेज़ पास होने की वजह से, ये लाइट रेज़ आ रही हैं, यहाँ पर लाइट रेज़ आ रही हैं जो कि कॉर्टेक्स फाइबर्स के ऊपर पड़ती हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि स्कैटरिंग हो जाएगी लाइट रेज़ की। जो नॉर्मल कन्वर्जिंग जो पावर होता है लेंस का, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो कन्वर्जिंग पावर जो होगा वो कम हो जाएगा। इसलिए रेटाइना की तरफ जो लाइट जाएंगी वो सही तरह से कन्वर्ज नहीं हो पाएंगी और लाइट्स की स्कैटरिंग हो जाएगी। इस तरह फैल के जो है वो लाइट पास होंगी और रेटाइना की तरफ जाएंगी। तो जब लाइट स्कैटरिंग होगी, यहाँ पर लाइट स्कैटरिंग, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी वजह से ग्लेयर का सिम्पटम प्रोड्यूस होगा। अब आप बोलेंगे ग्लेयर क्या है। देखिए, जब लाइट की स्कैटरिंग हो रही है तो लाइट्स बहुत ज़्यादा रेटाइना के ऊपर पड़ेंगी, जिसकी वजह से ब्राइट लाइट जो पेशेंट होगा उसको बहुत ज़्यादा फील होगी, ज़्यादा ब्राइटनेस फील होगी। नॉर्मल अगर यहाँ पर एक जगह कन्वर्ज हो जाती तो उतनी लाइट रेस की ब्राइटनेस उसको फील नहीं होती, लेकिन अगर ब्राइटनेस उसकी इंक्रीज़ हो जाए, इंक्रीज़ ब्राइटनेस ड्यू टू द लाइट स्कैटरिंग, उसको हम कहते हैं ग्लेयर। सो इंक्रीज़ ब्राइटनेस ऑफ वाइट लाइट या फिर ऑफ लाइट, इंक्रीज़ ब्राइटनेस ऑफ लाइट इन द विजुअल फील्ड। जो उसकी विजुअल फील्ड होगी उसमें ब्राइटनेस उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। तो ये था पहला स्टेज जिसे हम कहते हैं लैमेलर सेपरेशन। जैसे देखें, इसको समझना कितना आसान है। हमने सिर्फ एक फिगर ड्रॉ करी है और इसको समझा है कि फाइबर सेपरेट हो जाए।